चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। साउंड देख लें। कंपनी लॉ चल रहा था, चैप्टर नंबर 10। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। साउंड देख लें। कंपनी लॉ चल रहा था, चैप्टर नंबर 10। ओके, साउंड तो ठीक। बोलिए, कल वाले टॉपिक में कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो? सेक्शन 230, 231, 232 ये सब देख रहे थे। टू 230 हमने देखा, दैट वाज रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। उसमें एक पूरा प्रोसीजर हमने देखा। वैसे ही 232 में सेम था, इन द नेम ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन। तो टॉपिक सेम ही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नाम चेंज कर दिया और अंदर के स्टेप्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, ये हमने देखा था। तो कोई स्टेप में आपको कुछ डाउट हो, कोई सबसेक्शन, कुछ कंफ्यूजन? क्लियर है सारे पॉइंट्स यहाँ तक? तो आगे की स्कीम जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 233। इट इज रिलेटेड टू मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज। अब ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, स्पेसिफिक हम डिटेल में अभी जाएंगे। यहाँ पे बात मेजरली हो रही है उन कंपनीज की जो स्मॉल कंपनी वाली कैटेगरी में कवर होती है, या फिर जो मर्जर अमालगमेशन हो रहा है दैट इज बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड होल्ली ओन सब्सिडरी। ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो स्मॉल कंपनीज है क्या? एक तो जिनका पेड अप कैपिटल एक लिमिट से ज्यादा ना हो, और टर्नओवर की भी एक लिमिट है। नंबर्स अगर आपको ध्यान में हो तो 40 lakhs एंड 4 crores वैसा था। तो उसमें दो क्राइटेरिया थे। एक आपका पेड अप कैप देखा जाता है, और दूसरा एनुअल टर्नओवर देखा जाता है। अब पेड अप कैप में जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वो है 40 lakhs, और टर्नओवर की जो एग्जिस्टिंग लिमिट है दैट इज 4 crore। अब ये लिमिट, आज की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इस लिमिट को हम बढ़ा भी सकते हैं। 40 lakhs को भी एक्सटेंड किया जा सकता है, और 4 crores को भी। ये लिमिट कहाँ तक जा सकती है, और 4 crore वाली लिमिट कहाँ तक जा सकती है? कुछ याद है? नंबर्स क्या थे? 40 लाख को बढ़ा के कहाँ तक लेके जा सकते हैं, और 4 करोड़ को बढ़ा के कहाँ तक लेके जा सकते हैं? याद करके बता दो। पहले लिमिट्स जो थी वो अलग थी। इसके पहले इन्होंने लिमिट्स रखी थी 50 लाख और 2 करोड़, फिर इसको बढ़ाया। आई थिंक ये लिमिट्स में भी एक सेकंड, मैंने कुछ मिक्सअप कर दिया। हाँ सॉरी, ये नंबर चेंज हो गया ना, मैंने मिक्सअप कर दिया बाय मिस्टेक। 4 करोड़ और 40 करोड़ हो गया है ना। हाँ, मिनट, लिमिट बढ़ा दी हमने, sorry, मेरी मिस्टेक। पेड अप कैपिटल 4 करोड़ कर दी है, और टर्न ओवर 40 करोड़। कुछ तो नंबर्स में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। 4 करोड़ एंड 40 करोड़ की एग्जिस्टिंग लिमिट है, माई मिस्टेक। और इसको इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करने की लिमिट रखी है 10 करोड़ और 100 करोड़। ये नंबर्स माइंड में थे, मैं सोचा उसके कंपैरिजन में कुछ मिस्टेक हो रही है, एक जीरो कम लगा दिया। ठीक है, स्मॉल कंपनी के केस में पेड अप कैपिटल करंटली 4 करोड़ और 40 करोड़ है, और इसको इंक्रीज करके हम लेके जा सकते हैं 10 करोड़, और इसको बढ़ा के लेके जा सकते हैं 100 करोड़। अब ये डिपेंड करता है एमसीए को, अगर कभी इसको इंक्रीज करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन करंटली जो लिमिट है वो आपके सामने वैसा है। तो ये स्मॉल कंपनीज है। दूसरा, अगर हम बात करें होल्डिंग कंपनी और होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। अब होल्ली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब ऐसा है, एक ऐसी कंपनी में मैं होल्डिंग हूँ, सामने जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी 100% कैपिटल मेरे ही कंट्रोल में है, और कोई इन्वेस्टर नहीं है, पूरे 100% शेयर मेरे हैं। दैट इज कॉल्ड अ होल्ली ओन सब्सिडरी। और उसके अलावा अदरवाइज हम नॉर्मल होल्डिंग सब्सिडरी बोलते हैं, तो वहां पे 51% का क्राइटेरिया है कि आधे से ज्यादा अगर शेयर मेरे पास है तो सामने वाली कंपनी मेरी सब्सिडरी है। यहाँ पे जो लिमिट है वो दैट इज 100%। अब ऐसी कंपनी जिसकी पूरी कैपिटल मेरी है, मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको मर्ज ही कर देते, दो अलग कंपनी चलाने का हमें बिजनेस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, तो आप इसके मर्जर अमालगमेशन के लिए जा सकते हो। अब इसके लिए सेक्शन की लैंग्वेज भी देख लेते हैं। आपको कहीं ना कहीं कुछ रिपीटेशन और वो सब भी चीजें मिलेंगी, तो वो इजी होता जाएगा। सेक्शन का रेफरेंस है 233, सब सेक्शन 1 हम देख रहे हैं। सबसे पहले बोलो, नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 230 एंड 232। इसको अंडरलाइन करो। नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 230 एंड 232। इसका मतलब 230 और 232 में जो कुछ भी लिखा है यहाँ पे वो नहीं चलेगा। मतलब 233
और 230 या 232 के साथ कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो ओवर राइडिंग इफेक्ट ये सेक्शन का होगा, ये सुपीरियर है। स्पेसिफिक स्कीम है ना, स्पेसिफिक बात ही हो रही है स्मॉल कंपनीज की और होल्डी ओन सब्सिडरी की। तो जब स्पेसिफिक स्कीम होती है तो जनरल को ओवरराइड करी जाती है। 232 जनरल था, नॉर्मली कोई भी कंपनी का मर्जर अमालगमेशन होगा 232 एप्लीकेबल होगा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होगा 230 एप्लीकेबल होगा। लेकिन उन सारी कंपनीज में से एक स्पेसिफिक टाइप है स्मॉल कंपनी, एक स्पेसिफिक टाइप है होल्डी ओन सब्सिडरी, तो उसके लिए जब आपने एक स्पेसिफिक सेक्शन बना दिया तो जनरल वाला तो नहीं अप्लाई होगा, वो इम्प्लाइड सी बात है। तो बोला स्कीम ऑफ मर्जर और अमालगमेशन में बी एंटर्ड इनटू बिटवीन टू और मोर स्मॉल कंपनीज और बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी और सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज as may be prescribed subject to the following, namely a notice of the proposed scheme inviting objections or suggestions, if any, from the registrar and official liquidators where registered office of the respective companies are situated or persons affected by the scheme within 30 days is issued by the transferor company or companies and the transferee company. Such objection or suggestion from the registrar and official liquidator or person affected by the scheme shall be in form CAA 9। फॉर्म नंबर आप याद रख सको तो अच्छी बात है। यहाँ पे बोला है कि जो स्कीम प्रपोज की गई है ना मर्जर अमालगमेशन की, उसके खिलाफ अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो कि यार मेरा ये ऑब्जेक्शन है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्शंस या सजेशंस मंगवाए जा सकते हैं। रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो, अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर वाला कुछ मैटर है तो फिर लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करो, या फिर अगर और भी कोई पर्सन है जिसको कोई ऑब्जेक्शन हो तो उसके ऑब्जेक्शंस मंगवा लो, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्शंस रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक परमिशन नहीं मिलेगी। ये इम्प्लाइड सी बात है कि किसी को परेशान करके आप मर्जर अमालगमेशन करो या किसी के लॉस के एक्सपेंस पे करो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो आरओसी नहीं करने वाला या ट्रिब्यूनल अलाउ नहीं करेगा, तो इसलिए ये चीज इस तरीके से काम करती है। Next, the objection and suggestion received are considered by the companies in their respective general meeting। देखो दोनों कंपनीज ने सजेशंस मंगवाए हैं, ऊपर बोला ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी, अभी तो दो कंपनी सेपरेट है ना, तो सजेशंस जो है वो दोनों ने मंगवाए होंगे। तो रजिस्ट्रार है और कोई पर्सन है, लिक्विडेटर है, कोई अथॉरिटी, जिसको भी ऑब्जेक्शन है वो इन दोनों कंपनीज को इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई ये हमारे ऑब्जेक्शन है, ये मैटर पहले सॉल्व होना चाहिए उसके बाद ही आप आगे बढ़ना। एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा यहाँ पे बोल दिया कि भाई कंपनीज के पास जब ये सजेशंस आते हैं तो अपनी अपनी जनरल मीटिंग में वो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनका अप्रूवल लेंगे कि इसको कैसे सॉर्ट करना है क्या करना है वैसा, और सारे मेंबर्स का अप्रूवल आने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। और अप्रूवल का लिमिट देख लो क्या बोला हुआ, एटलीस्ट 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के जो होल्डर्स हैं, जब उनके थ्रू ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा और वो लोग अप्रूव करेंगे कि हाँ भाई अब जो भी सजेशंस थे हमने मान लिए, जो ऑब्जेक्शन थे उसको रिजॉल्व कर लिया है, अब आगे बढ़ सकते हैं। तो 90% मेजोरिटी फेवर में होगी तो ये स्कीम आगे बढ़ेगी। तो नंबर बहुत हायर रखा है, कितनी बार जनरल मेजोरिटी 51% पे आ जाती है, कितनी बार 3/4 पे आ जाती है। 3/4 भी बहुत बड़ा लगता है, यहाँ तो उससे भी ऊपर चलेगा 90%। तो लगता है कि भाई ऑलमोस्ट सबकी हाँ होगी ना तभी आगे बढ़ पाएंगे, ये उस टाइप का केस है क्योंकि कंपनी भी स्मॉल है ना वैसा। Each of the companies involved in the merger filed a declaration of solvency। ये वर्ड को हाईलाइट करो, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। एग्जैक्टली ये है क्या वो समझते हैं। देखो हम मर्जर अमालगमेशन के लिए जब भी जा रहे हैं या कोई बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कितनी बार ऐसा होता है बाईबैक या कुछ करते हैं उसमें भी आता है ये, तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कंपनी पे कोई लिक्विडेशन वाइंडिंग अप लॉसेस का कुछ खतरा है। अगर ये मैसेज जाएगा तो क्रेडिटर्स को या आउटसाइडर्स को, डेट इन्वेस्टर्स को क्या लगेगा कि यार ये लोग अपना अपना पैसा लेके निकल रहे हैं, बाद में हम सब फंस जाएंगे। वो नहीं होना चाहिए। मर्जर अमालगमेशन में भी ये लगता है कि यार ये कंपनी बंद हो जाएगी, मर्जर हो गया, फिर हमारे पैसे नहीं मिले तो हमने तो उधार दिया है कंपनी को, क्या करेंगे। तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब यू आर मेकिंग इट वेरी क्लियर कि अगर ये मर्जर अमालगमेशन प्रोसेस होता है तो इससे डेट्स पे कोई थ्रेट नहीं, जिन जिन का पैसा कंपनी में लगा है आप टेंशन मत लो, आपका फंड आपको वापस मिल जाएगा वैसा। तो दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। तो ये वर्ड को हाईलाइट कर लेना। चलो देखें सेंटेंस पूरा करते हैं। इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद रजिस्ट्रार ऑफ द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। तो आपको आरओसी में सबमिट करना है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। लॉ में वर्ड बहुत जगह आता है तो आपको ये बार बार पढ़ने को मिलेगा कंपनी लॉ में, तो आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली है क्या। The scheme is approved by majority representing 9/10 in value of the creditors और class of creditors। ये भी हाईलाइट कर लो। ऊपर बोला था कि जो ऑब्जेक्शन सजेशंस हैं उनको सॉल्ट करके जो स्कीम में अप्रूवल लेना है उसमें शेयर होल्डर्स में से 90% शेयर होल्डिंग वाले होल्डर्स का कंसेंट होना चाहिए।
और यहाँ पे बोल दिया कि क्रेडिटर से भी पूछना पड़ेगा, और 9/10 इन वैल्यू ऑफ द होल्डिंग ऑफ क्रेडिटर्स, उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। बात वही होगी, जिन लोगों ने कंपनी में पैसे लगाए उन सबकी हाँ होनी चाहिए, और 90% लोग इसके फेवर में होने चाहिए, वैसा वैल्यू वाइज। और इसके लिए एक मीटिंग कन्वीन करनी पड़ेगी जहाँ पे ये मेजोरिटी का वोट लिया जाएगा। और अगेन बात वही है, 21 डेज का नोटिस देके उनको बुलाना पड़ता है, जैसा यूजुअली जनरल मीटिंग में भी होता है, 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है। तो ये कंडीशन हो गई। अब इसी के लिए रूल आ गया, देख लेते हैं रूल में कुछ नया है तो डिस्कस करें। नहीं, सेम पॉइंट है। रूल में वो डिक्लेरेशन और सॉल्वेंसी, उसका फॉर्म और वो सब बोला हुआ है। सेक्शन के साथ साथ जब रूल आता है तो आपको पता है कि 90% चीजें रिपीट होती है। एक आध फॉर्म नंबर ऐड हो जाता है, कोई टाइम लिमिट ऐड हो जाती है, उसके ऊपर कुछ नहीं। आपको गो थ्रू करना है तो साथ साथ में कर सकते हो, और स्कीम वही मिलेगी। आगे देखते हैं सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है। It states that the transferee company shall file a copy of the scheme so approved in the manner as may be prescribed with the central government ROC and official liquidator where the registered office of the company is situated. Transferee company मतलब कौन सी है? बायर या सेलर, अक्वायरर या टारगेट? ट्रांसफरी कंपनी मतलब बायर, ट्रांसफरर जो ट्रांसफर हो रहा है तो सेलर हो गया, उसने अपनी कंपनी बेच दी। जिसने अक्वायर की वो होगी ट्रांसफरी कंपनी। तो इम्प्लाइड सी बात है कि जो कंपनी बंद हो रही है उसका तो एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, जो एग्जिस्ट करेगी उसको डिटेल देनी पड़ेगी आरओसी को। तो बता दिया कि भाई जो भी स्कीम अप्रूव हुई है ना, ट्रांसफरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करे, जहां पे उनका आरओसी का जोन लगता है उस आरओसी को इन्फॉर्म करे, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे, जो कंपनी बंद हो रही है उसके लिए कोई लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ तो उसको इन्फॉर्म करे कि ये स्कीम फाइनली अप्रूव हुई है। वैसा 5 मिनट वेट करना, बोले अंदर बैठ जाओ। हाँ, तो ये पॉइंट है कि भाई आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एज अ ट्रांसफरी कंपनी कि भाई क्या स्कीम हमने अप्रूव की है वैसा। अब इसी से रिलेटेड देखो वापस नीचे रूल आ गया, देखें क्या बोला। द ट्रांसफरी कंपनी शैल विद इन 7 days, तो वो ड्यूरेशन अंडरलाइन कर लो। After the conclusion of the meeting of members or creditors, file a copy of the scheme as agreed, along with the report of the result of each of the meetings in CAA 11 with the central government, along with the fees provided under the company's registration rules 2014। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक टाइम लिमिट आ गई अगेन, और एक फॉर्म नंबर आ गया वैसा। इसके बाद फर्दर कॉपी ऑफ द स्कीम शैल ऑल्सो बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द फॉर्म विद आरओसी। अब आरओसी में जो फॉर्म भरना है वो अलग है, GNL 1 करके बोला हुआ है, दैट इज द फॉर्म नंबर। और गवर्नमेंट वाले में CAA 11 बोला था। हाँ, तो ये कंडीशन है। उसके बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर को आप बाई हैंड डिलीवर कर सकते हो या उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, तो वो सब ऑप्शंस हो गए। तो अल्टीमेटली कुछ नहीं, स्कीम की जो कॉपी अप्रूव हुई है वो सबको पहुंचा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को। सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे देनी है? CAA 11, आरओसी को GNL 1, और लिक्विडेटर को बाई हैंड या फिर बाई पोस्ट। सिंपल हो गया। तो ये रूल में आपको ना प्रोसेस मिलेगा कि ऐसे काम करना है। रूल अल्टीमेटली यही बताता है कि काम करने का तरीका क्या होगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। नेक्स्ट, Central government to issue confirmation order where there are no objections or suggestions from ROC or liquidator। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को आप ये CAA 11 सबमिट करते हो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ना आरओसी से पूछ लेती है और लिक्विडेटर से, क्या देखो ये एप्लीकेशन आई है, आपके पास भी कॉपी आई होगी? बोले हाँ हमारे पास भी आया है एप्लीकेशन, कुछ ऑब्जेक्शन है आप लोगों को कि अलाउ कर दें? तो अलाउंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आना है, लेकिन उसके पहले आरओसी और लिक्विडेटर को सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही पूछ लेती है कि भाई इस एप्लीकेशन में आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता दो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये बात बोल दी, नो ऑब्जेक्शन या उनका सजेशन मांगा जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर आगे बढ़ेंगे। फॉर्म नंबर आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इशू कंफर्मेशन ऑर्डर इन फॉर्म CAA 12। CAA 11 में आपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था, और CAA 12 में उन्होंने आपको कंफर्मेशन दे दिया कि भाई इट इज ओके, आप जो है आगे बढ़ सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं वैसा। आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्शन इफ एनी बाय द रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर टू बी कम्युनिकेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्प्लाइड सी बात है, वही स्टोरी चल रही है। ऑब्जेक्शन कभी भी अगर मांगा जाता है कि कुछ है तो बता दो, तो डेडलाइन फिक्स कर देते हैं
कि भाई इतने दिन में आप जवाब दे देना, अगर आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया तो हम मान लेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं है वैसा। यहाँ पे जो टाइम लिमिट है दैट इज 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर अगर आरओसी रिस्पॉन्ड करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्ट करेगी। अगर कोई जवाब नहीं आता है तो आरओसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मान लेगी कि आरओसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, अगर होता तो दे वुड हैव रिस्पॉन्डेड, ठीक है वैसा है। 30 डेज की टाइम लिमिट है, हाईलाइट करी रखी है मैंने। नेक्स्ट, एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द ट्रिब्यूनल। ओके देखें, सबसेक्शन 5, if the central government after receiving the objections for any reason is of the opinion that such a scheme is not in public interest, oh problem आ गई, or in the interest of creditors, it may file an application before the tribunal within 60 days of the receipt of the scheme, stating its objection and requesting that the tribunal may consider the scheme under section 232। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ तक की स्टोरी तो चली रही थी, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शंस मंगवाए, आरओसी से बात की, लिक्विडेटर से बात की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि यार ये स्कीम में तो गड़बड़ है, मतलब अप्रूवल दे दिया ना अगर, तो क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाएगा, लोगों का नुकसान होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि भाई हमारे हिसाब से तो 233 में परमिशन नहीं देनी चाहिए, हमने तो ये सोचा है, बट स्टिल लास्ट कॉल रहेगा ट्रिब्यूनल का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये पूरा मैटर ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड कर देगी और बोला कि भाई हमारे हिसाब से तो हमें सही नहीं लग रहा है, आप देख लो, और अगर आपको 232 लगाना हो तो आप उसमें परमिशन दे सकते हो, लेकिन 233 में हम तो परमिशन नहीं दे रहे। अब 233 स्पेसिफिक हो गया, 232 जनरल हो गया, और अपन ने देखा था कि भाई 233 ओवरराइड करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि 233 में हाँ या ना बोलने का पावर हमारे पास है, तो हम ना बोल रहे हैं, लेकिन 232 में हाँ या ना बोलने का पावर आपके पास है, ट्रिब्यूनल के पास। तो उन्होंने क्या किया, मैटर ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड कर दिया कि भाई 33 तो फेल हो गया, हम तो ना बोल रहे हैं, 32 में आप देख लो, अगर ये एप्लीकेशन काम करता हो और आपको अलाउ करना है तो आप कर देना, बाकी आपकी मर्जी, वैसा है। तो अभी स्टोरी यहाँ तक पहुंची, क्लियर। अब इसके लिए टाइम लिमिट कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब ये मैटर आता है, स्कीम आती है, तो उनको कितने दिन में ये बात आरओसी तक या ट्रिब्यूनल तक पहुंचानी पड़ेगी, 60 डेज में। तो उनके ऊपर भी एक डेडलाइन है। देखो डेडलाइन नहीं रखेंगे और काम डिले होगा ना, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वो सब में प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश ये की जा रही है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी टाइम बाउंड करना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर हर चीज की लिमिट है, इतने दिन में रिप्लाई करो, इतने दिन में सबमिट करो, उनके ऊपर क्यों होनी चाहिए। तो नॉर्मली 30 डेज 60 डेज का ही प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट, अब आगे रूल में वही बात बोलती है, इसके लिए भी फॉर्म नंबर आ गया, इट में फाइल एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल। अब देखो ऊपर जो सबसेक्शन था ना, सेम पॉइंट है। आपको अगर ऐसा हो कि मुझे लास्ट डे पे रूल बार बार पढ़ के वो पैराग्राफ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप ऊपर सेक्शन के साथ ही वो फॉर्म नंबर लिख दो कि यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अप्लाइंग टू द ट्रिब्यूनल, टाइम लिमिट कितनी रखी है, 60 डेज। और ये एप्लीकेशन होगा कैसे, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म का नंबर क्या है, CAA 13। तो अगर आपने वो पहले पैराग्राफ के साइड पे CAA 13 लिख दिया, तो नीचे का सेकंड पैराग्राफ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप उसको कट कर दो तो भी चलेगा, क्योंकि रूल नंबर अपने याद नहीं रख रहे, अपने सिर्फ उसमें से फॉर्म नंबर देख रहे हैं, और याद आ गया फॉर्म नंबर तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, नहीं आया तो समझो हाफ मार्क उसका कट हो सकता है, उतना रिस्क है, बाकी कोई इशू नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिब्यूनल्स एक्शन टू सीजीज एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास आ गया, ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम एनी पर्सन, इफ द ट्रिब्यूनल फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्कीम शुड बी कंसिडर्ड एज पर 232, ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट अकॉर्डिंगली, और इट में कंफर्म द स्कीम बाय पासिंग सच ऑर्डर एज इट डीम्स फिट। मतलब ट्रिब्यूनल का कॉल है ना, उनको 232 में अगर अलाउ करना है तो अलाउ कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते। 233 तो फेल हो गया, बट 32 में जा सकते हैं। अब 232 में जब ट्रिब्यूनल सोच रही है कि यार परमिशन दे देते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो बात अलग है। देखो होता तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देती कि हमने 233 में तो मना कर दिया है, हमें तो 232 भी सही नहीं लग रहा है, बट कॉल आपका है, क्योंकि हम बीच में नहीं बोल सकते, तो आप देख लो। अब ट्रिब्यूनल ने देखा, उन्होंने बोला हमें ठीक लग रहा है कि 232 में परमिशन दे सकते हैं, आपको कुछ ऑब्जेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं हमें 232 से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप देख लो, जैसा आपका कॉल है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है और मैटर ट्रिब्यूनल तक आ चुका है, तो ट्रिब्यूनल चाहे तो परमिशन दे सकती है, ये बात वैसी होगी। नेक्स्ट, रजिस्ट्रार हैविंग jurisdiction ओवर ट्रांसफरी कंपनी हैज टू बी कम्युनिकेटेड। आरओसी को तो ये सब बताना पड़ेगा ना, आप तो यार बड़े लेवल पे चल रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, आरओसी बेचारा छोटा सा डिपार्टमेंट, बोले हमको भी तो बताओ, ज्यूरिसडिक्शन तो हमारा है ना। तो यहाँ पे बोल दिया कि भाई ये सब मैटर जो हुआ है ना,
फाइनली ट्रांसफरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द अक्वायरर कंपनी, कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के आरओसी को बताए कि ये सब अप्रूवल मिल चुका है, 233 में मिला है, 232 में मिला, आरओसी को तो लास्ट में बताना ही पड़ेगा। तो ये वो स्टेज आ चुका है कि इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगेन इन्फॉर्म करने के लिए फॉर्म नंबर तो आना ही था। इन्फॉर्म करने की डेडलाइन है 30 डेज। फॉर्म नंबर है INC 28। ठीक है, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम। सीधा बोल दिया, अगर ये स्कीम रजिस्टर हो गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कोई एक स्मॉल कंपनी बंद हो गई, या होल्डिंग जो होल्डी ओन सब्सिडरी थी वो बंद हो गई। तो इस स्कीम का अल्टीमेट इफेक्ट ये है कि ट्रांसफरर कंपनी हैज बीन डिसॉल्व्ड विदाउट द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। ये बात कल भी हुई थी। मर्जर अमालगमेशन का एक और मतलब ये है कि आप वाइंडिंग अप का प्रोसीजर किए बिना एक कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हो, बिकॉज असेट बेचना, लायबिलिटीज पे ऑफ करना जरूरत ही नहीं है, सर सीधा बिजनेस उठा के दूसरी कंपनी को दे दिया। अब इस कंपनी का खाली नाम बचा है जो आप आरओसी में जाके कैंसिल करा दो। तो डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप, दैट इज द इफेक्ट। ठीक है, वो पॉइंट है। सबसेक्शन 9 states that the registration of the scheme shall have the following effects, namely, रिपीट आंसर। ये रजिस्ट्रेशन होते ही इसका एक और इफेक्ट क्या है, आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी, आपकी सारी लायबिलिटीज मेरी, आपकी प्रॉपर्टी पे जो चार्जेस थे वो मेरे अगेंस्ट एनफोर्सिएबल, आपकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी वो चलती रहेंगी, भले आप मर्ज हो चुके हो फिर भी वो कंटिन्यू रहेगा। और डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनका पेमेंट करके उनको बाहर करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हम पहले देख चुके हैं, आप सबसेक्शन 9 के चारों पॉइंट पढ़ लो, एक भी पॉइंट नया नहीं मिलेगा, पिछले आंसर्स में पढ़ा है, सिर्फ एक बार वेरीफाई कर लो। बोलो, कुछ नहीं समझ आया? पॉइंट्स सारे क्लियर है, सेम पॉइंट्स है। इसमें मेन मेन वर्ड्स पकड़ लेने चाहिए, पढ़ते टाइम सर्कल कर लो, अंडरलाइन कर लो, जितना हो सके ना नेक्स्ट टाइम लैंग्वेज अवॉइड करो, क्योंकि आप सेंटेंस ग्रामर में फंस जाओगे ना तो टाइम लग जाता है। मेन स्पीड लानी है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पेजेस आपको कवर करने हैं। अपना तीनों पार्ट मिला के जो कंटेंट है वो 830 पेजेस हो रहा है, तो 800 पेज अगर एक दिन में रिवाइज करने हैं तो वो तो ऐसा लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट वो बार बार पढ़ने से होगा। प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ये ग्रामर को थोड़ा अवॉइड करो। अगर मेन वर्ड्स आपको पता है और अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है तो हर पैराग्राफ के साथ में अपना कुछ शॉर्ट में नोट लिखा होगा या हाईलाइट अंडरलाइन किया होगा ना, वो पढ़ते जाओगे ना तो रिवीजन होगा। और 3 4 बार 5 बार बुक पढ़ने के बाद वो चीज लास्ट डे पे पॉसिबल है, क्योंकि एक दिन का गैप है आपके पास। बट अदरवाइज अगर आप सोचोगे मैं पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ लूँ, एफिशिएंसी पूरी ला रहे हैं अपन की, एक एक लाइन पढ़ के जाएंगे, आप पढ़ के कितना है वो मैटर नहीं कर रहा है, रिटेन कितना हो रहा है मैटर कर रहा है। रिटेन तभी होगा जब आप चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ोगे। जितना डेप्थ में जाओगे आखिरी दिन पे ग्रामर में, नीड नहीं है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन अपने को आता है तो ग्रामर में क्यों उसमें, आप कंसेप्ट की डेप्थ में जाओ,
लेकिन ग्रामर की डेप्थ में मत जाओ। तो सेंटेंस रीडिंग अवॉइड करना चाहिए, तभी एक दिन में ये पॉसिबल होगा। और वो मॉक टेस्ट के टाइम पे आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस हो भी जाएगा यार, एक दिन में अगर पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो लाइन टू लाइन रीडिंग का कोई मतलब नहीं। कितने पेज पे ऐसे होता है ना, हेड पॉइंट देख देख के जाने देना पड़ता है। आपको 800 पेज का कंटेंट नेट 300 350 पेज पे लाना पड़ेगा, जहाँ पे आप रीडिंग कर रहे हो, बाकी के हेड पॉइंट चलते हैं, तभी जाके आपका लास्ट डे पे रिवाइज होगा। अदरवाइज 10-12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे में 800 पेज पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आवरली कितने पेज पढ़ोगे? 1 घंटे के 50 पेज पढ़ोगे ना, तो भी आप देख लो कितने आवर्स हो जाएंगे, 16 घंटे लगेंगे। 16 घंटे ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं चलेगा कि माइंड एकदम फ्रेश हो और वो पैरेलल चले, वो अप डाउन होता रहेगा। तो आपको पेजेस को कट डाउन करना आना चाहिए, वो चीज करनी है। इसमें बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ के मेहनत कर लो, नेक्स्ट टाइम रीडिंग में आपका टाइम बचना चाहिए वैसा। नेक्स्ट, ट्रांसफरी कंपनी नॉट टू होल्ड एनी शेयर इन इट्स ओन नेम और ट्रस्ट एंड ऑल सच शेयर्स टू बी कैंसल्ड। ये बात भी हुई थी कि जो कंपनी बंद हो चुकी है उसके शेयर्स अब मेरी बुक्स में कैसे दिख सकते हैं, तो अगर दिख रहे हैं तो कैंसिल करो। पिछले प्रोविजन में बात की थी। ट्रांसफरी कंपनी टू फाइल एन एप्लीकेशन विद आरओसी अलॉन्ग विद द स्कीम रजिस्टर्ड। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा ना, जो स्कीम आपने रजिस्टर करवाई है आरओसी में सबमिट करो उसको। दूसरा, अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल में कुछ रिवीजन हो रहा है तो वो भी आपको करवाना पड़ेगा। ये बात भी कल हुई थी। वो ड्यूटी वाला अमाउंट आपको ध्यान में होगा, डिपॉजिट वाला, कि भाई आपकी कंपनी ने ऑथोराइज कैपिटल पे कुछ डिपॉजिट भरा था आरओसी में और मेरी कंपनी नहीं भरा था। अब अगर आपकी कंपनी मेरे साथ मर्ज हो गई तो डिपॉजिट भी तो मेरा हो गया। तो अगर मेरी ऑथोराइज कैपिटल में बढ़ाता हूँ तो अप टू दैट एक्सटेंट तो मुझे और डिपॉजिट नहीं देना है, लेकिन अपनी दोनों के मिला के टोटल उससे ऊपर जाता हूँ तो एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है। ठीक है, लास्ट सबसेक्शन में तो म्यूटेटिस म्यूटेंटिस वाला आ गया। 233 के प्रोविजंस जो है वो 230 सबसेक्शन 1 वाले केस में भी अप्लाई हो सकते हैं और 232 सबसेक्शन 1 वाले केस में भी अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो बात वही होगी कि भाई उन कंपनीज में से अगर स्मॉल कंपनी वाला मैटर आता है, 230 या 231 जनरल था, स्मॉल कंपनी या होली ओन सब्सिडरी का मैटर आता है तो फिर ये प्रोविजन आ जाएंगे, अदरवाइज वो वाले चलते रहेंगे। तो वो बात रिपीट कर दी, नहीं भी बोलते चलता। लास्ट में क्या बोल रहे हैं? इट इज क्लैरिफाइड दैट विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट और कॉम्प्रोमाइज falling within 233, the concerned companies may at their discretion opt to undertake schemes under section 230 to 232, including where the condition prescribed in 233 subsection 1 clause d of the act has not been met. A company covered under this section may use the provision of 232 for approval of any scheme for merger or amalgamation. सिंपल कर देता हूँ, जिस कंपनी पे 233 अप्लाई होता है उसके लिए 233 फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। अगर वो 233 में एप्लीकेशन ही नहीं करते, बोलते ठीक है हम स्मॉल कंपनी है नो डाउट, बट हम 232 में जनरल एप्लीकेशन करेंगे, तो इट इज ओके, वो चलता है। मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको यही आना पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ आए हो 233 में, अपन ने देखा अथॉरिटी भी तो अलग है, वहाँ ट्रिब्यूनल थी, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, और 233 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। आपने सोचा यार हम स्मॉल कंपनी में आते हैं डेफिनेशन से कोई फर्क नहीं है, बट हमें वो स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं चाहिए ऑफ 233, हम नॉर्मल एप्लीकेशन करेंगे, ट्रिब्यूनल के पास 232 में जाएंगे, पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो अगर आप फॉलो करने को रेडी हो तो लॉ में तो उनको कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। तो लास्ट में क्लैरिफाई किया हुआ है कि जो कंपनी 233 में एप्लीकेबल है या कवर्ड है, वो चाहे तो 232 में एप्लीकेशन कर सकती है, उसमें कोई डिनाइल नहीं। लास्ट पॉइंट में वो बात क्लियर कर दी। अब इसका भी फ्लो चार्ट मैंने दे दिया आपको नेक्स्ट पेज पे, तो वहां से देखो क्विक रिवीजन हो जाता है, कम लगेगा। बार बार पढ़ना पड़ता है ऐसे चैप्टर्स को। अभी इनिशियली स्टडी लेवल पे आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा, फिर जब रिवीजन पे आ जाओगे, एग्जाम लेवल पे आ जाओगे, मॉक टेस्ट पे आ जाओगे, तब आपको पेजेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो वो प्रिपरेशन वैसे करना है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अगला जो टॉपिक है दैट इज मर्जर और अमालगमेशन ऑफ अ कंपनी विद अ फॉरेन कंपनी। एक एक चीज बढ़ती जा रही और आपको समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन हो रहा है। 230 वॉज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, 232 was specific merger amalgamation, 233 was merger amalgamation of small company और wholly owned subsidiary with holding। अब यहाँ आ गया स्पेसिफिक मर्जर अमालगमेशन ऑफ अ कंपनी विद अ फॉरेन कंपनी। तो हर टॉपिक अलग अलग है, तो मिक्सअप कभी नहीं होता है। ये पूरा चैप्टर कितना भी टेक्निकल हो, लेकिन आपको सेक्शन में कभी मिक्सअप करने का मौका ही नहीं मिलेगा, बिकॉज इतना क्लैरिटी से उन्होंने उसको डिफाइन किया, तो वो कंफ्यूजन नहीं होता। अब क्या है स्टोरी वो देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। 234 सबसेक्शन 2 पहले दिया है। इट्स स्टेट्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब बाकी सारे प्रोविजन पहले, ये बाद में। अ फॉरेन कंपनी में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, ये तो आना ही था।
फॉरेन कंपनी है तो आरबीआई का मैटर बीच में आना है तो उसको अंडरलाइन कर लेना. मर्ज इनटू अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और वाइस वर्सा. And the terms and conditions of the scheme of merger may provide, among other things, for the payment of consideration to the shareholders of the merging company in cash or in depository receipts or partly, as per the scheme to be drawn up for the purpose. बहुत सिंपल बात बोल दी. दोनों कंपनीज में से एक फॉरेन कंपनी एक इंडियन कंपनी, या तो इंडियन कंपनी फॉरेन में मर्ज हो रही है या फॉरेन कंपनी इंडियन में मर्ज हो रही है, उसमें दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है. इसमें आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा. दूसरा, जो मर्जिंग एंटिटी है जो बंद हो रही है उसके शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा ना, तो या तो मेरी कंपनी के शेयर्स मिलेंगे या कैश मिलेगा. कैश है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन शेयर्स वाले चक्कर में ऐसा है कि यहाँ शेयर नहीं होते, यहाँ होती है डिपॉजिटरी रिसीट्स, क्योंकि फॉरेन एंटिटी है, हम डायरेक्ट शेयर सर्टिफिकेट दे नहीं सकते वैसा है. तो इसलिए यहाँ बोल दिया पार्टली कैश पार्टली डीआर चलेगा, या कंप्लीटली डीआर चलेगा, या कंप्लीटली कैश चलेगा, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं. जो स्कीम में आपने फाइनल किया हो वो. फिर बता रहे फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है वो आप जानते हो. उसके बाद आ गया सबसेक्शन 1. The provisions of this chapter, unless otherwise provided under any other law, वही हो गया subject to, shall apply mutatis mutandis to the scheme of merger and amalgamation between company registered under this act and company incorporated in the jurisdiction of such countries as may be notified. कुछ नहीं है. 234 subsection 1 is the title, जो ऊपर आपने पढ़ा कि हम इस सेक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, मर्जर अमालगमेशन ऑफ इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. तो वो सबसेक्शन 1 में कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं बताया, इसलिए लास्ट में रखा है. पहले सबसेक्शन 2 ही समझा दिया जो स्पेसिफिक था. फिर बोला सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस मैटर को लेके आरबीआई के साथ मिलकर कुछ रूल्स बना सकती है. अब बोलने की देर थी, नीचे रूल आ गया, वो तो होना ही. रूल में ना थोड़ा बहुत प्रोसीजरल ही चलता है, स्पेसिफिक अगर कुछ नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करता. आप पढ़ के देख सकते हो, ऐसा कुछ भी टेक्निकल नहीं है जो आपको पता नहीं है, रिपीटेशन है तो अननेसेसरी अभी उस पर टाइम नहीं देते. आप टिक कर लो, पहले लैंग्वेज पढ़ के देखना, कुछ नया मिले तो बता सकते हैं. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट पॉइंट, पावर टू अक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग फ्रॉम स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव बाय मेजोरिटी. तो सारे आंसर अच्छे आंसर है. अब 234 एक मैटर ही खत्म हो गया फॉरेन वाला, यहाँ मैटर नया आ गया. फिर से मैंने बोला हर सेक्शन में नई स्टोरी, कोई कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिक्सचर नहीं होता कि यार इधर का उधर चला गया और मिक्स हो गया, ऐसा होने ही नहीं वाला. तो वो एकदम सॉर्टेड प्रोविजंस बनाए इन्होंने. तो जैसा मैंने आपको बोला ये टॉपिक आपका अगले लेवल के लिए भी बेस है. जो अभी ये चैप्टर है आगे आपको पूरा एक पार्ट मिलेगा ऑफ अ सब्जेक्ट जो इसी पे बात करेगा. दैट इज अराउंड 40 मार्क्स. फाइनल में सीआरबीआई का एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी. तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो 40 मार्क्स का पूरा कंटेंट है इसी चैप्टर पे डिपेंडेंट है. सेक्शन 230 से 240 पढ़ लिया तो आपको पूरा पार्ट समझ में आएगा और सारा इसी पे डिटेलिंग है. तो इसका इतनी वैल्यू है कि अभी इस एग्जाम में तो काम आने ही वाला है. एक आंसर इस चैप्टर में से पक्का है, गारंटी है कि पूछेंगे पूछेंगे. और इसके बेस पे आपको अगले लेवल पे पूरा 40 मार्क्स का टॉपिक मिलेगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है. तो इसलिए मैं एकदम डेप्थ में और बैरेक की लैंग्वेज के साथ जा रहा हूँ. नेक्स्ट लेवल पे भी आपको पढ़ाऊंगा ना तो पहले मैं ये पूरे सेक्शन वापस समझाऊंगा, उसके बाद ही हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे. क्योंकि 10 सेक्शन आपने पढ़ लिए ना, वो 40 मार्क्स का टॉपिक आपका ऑलमोस्ट पूरा फाउंडेशन बन गया. और फिर हर चैप्टर में जो टॉपिक आएगा आपको रिलेट होगा कि अच्छा ये तो हमने इस सेक्शन में पढ़ा, इजी हो जाएगा. तो अपने वैसे अप्रोच करेंगे. चलो देखते हैं. डिसेंटिंग शेयर होल्डर है कौन होता है आप जानते हो. ये वो है जो मानते ही नहीं, जिद्दी है. बोला पूरी दुनिया मान जाए मैं नहीं मानूंगा, तो भाई हाथ जोड़े तू जा यहाँ से. दुनिया को आगे बढ़ने तो तुझे जहाँ रहना है रहे. एक काम कर, पैसे पकड़, शेयर दे दे और अलग हो जा, क्योंकि बाकी सब रेडी है, तुझे ही प्रॉब्लम है. तो भाई हम इसमें अब और कुछ नहीं कर सकते. मेजोरिटी मान गई फिर भी नहीं मानता है, भाई प्रॉब्लम फिर तुझे है. बाकी 90% लोग पागल नहीं है, सब अग्री कर रहे हैं. बोले तुम सब पागल हो, तुमको पता नहीं है, बाद में नुकसान होगा तब पता चलेगा. अरे भाई ठीक है, बाद में तो सबको पता चलेगा ना, तू तब सबको टोक लेना, अभी पैसे ले और जा. अब ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को कैसे ऑफर करना है, इनका होल्डिंग अक्वायर कैसे करना है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है, वो समझ लेते हैं. ऑफर टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर, थोड़ा टाइमलाइन वाला पार्ट भी आएगा. वेर अ स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और एनी क्लास ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी, दैट इज अ ट्रांसफरर कंपनी टू अनदर कंपनी, द ट्रांसफरी कंपनी, वो अपने को पता है बायर सेलर वाला पार्ट, has within 4 months after making an offer in that behalf by the transferee company been approved by the holders of not less than 9/10 in value of the shares whose transfer is involved, other than the shares already held at that date of offer or by a nominee of the transferee company or its subsidiary company. The transferee company may at any time within 2 months after the expiry of the said 4 months give notice in the prescribed manner to any dissenting shareholders that it desires to acquire his shares. प्योर बैरेक की लैंग्वेज. आपको वापस पढ़ना है पैराग्राफ वापस पढ़ लो, एक ही पैराग्राफ में काफी कुछ बोल दिया.
अपने को उसको पॉइंट वाइज डाइसेक्ट करना है। देखो जब मीनिंग समझाऊंगा ना तो लगेगा बहुत सिंपल था, बट अभी पढ़ के लग रहा है पता नहीं क्या क्या बोल गए। तो पैराग्राफ वापस पढ़ो एक बार, कोई जल्दी नहीं है, एक बार रीड करो, वापस से पढ़ो, खुद भी टाइम लो, फिर देखो उसको सिंपल करवाता हूँ। पढ़ा पैराग्राफ, रीड किया, अब देखो उसको सिंप्लीफाई कर, थोड़ा बहुत बेटर आइडिया आया होगा। फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद सेकंड टाइम पढ़ते हैं ना तो एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा समझ आते हैं, फिर दो बार पढ़ोगे ना तो और एक दो पॉइंट आएंगे, 5-10 बार पढ़ने के बाद लगेगा पूरा समझ में तो आ गया, क्लियर हो गया। बैरक की लैंग्वेज ऐसी है, जब शुरू शुरू में आप इंटरप्रिटेशन सीखते हो ना तो आपको एक ही पैराग्राफ 10 बार पढ़ना पड़ता है, वो भी ओपन माइंड के साथ, क्योंकि एक पैराग्राफ में 4 बातें लिखी है। फिर ना वो हर टुकड़े टुकड़े में एक एक बात समझ आनी शुरू हो जाती है, बोले फर्स्ट पॉइंट में ये था, इतना तो रिलेट हुआ, फिर वापस पढ़ा, अच्छा इसके कंटेक्स्ट में ये बोला है। तो 4-5 बार पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये स्टोरी लाइन ऐसी है इसकी और ये बात समझ आ गई। अब देखो इसमें बोला क्या है, अब मैं रिलेट कराता हूँ, आप खुद ही जज करना आपको कितना समझ आया। अब यहाँ पे ऐसा है कि भाई एक तो अपनी वो बायर कंपनी है, बायर कंपनी को ये लोग ट्रांसफरर कंपनी बोल रहे हैं, एक सामने सेलर कंपनी है। अब बोला बायर कंपनी ने ना सेलर कंपनी को ऑफर किया होगा कि हम आपकी कंपनी में स्टेक परचेज करना चाहते हैं या आपसे मर्जर अमालगमेशन करना चाहते हैं, तो इन सब का कंसेंट चाहिए ना। बोला कितने लोगों का कंसेंट चाहिए, 9/10 इन वैल्यू। अच्छा इनका कंसेंट कितने टाइम के अंदर आ जाना चाहिए, लोग को रिप्लाई कितने टाइम में देना पड़ेगा, 4 मंथ्स, उतना आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा ये जो 9/10 इन वैल्यू बोला है ना उसके साथ एक और बात बोली है कि अगर ये बायर कंपनी ऑलरेडी सेलर कंपनी में कुछ स्टेक लेके बैठी थी तो वो पोर्शन तो अलग रखो, वो तो हमारा ही है ना, उसमें थोड़ी किसी से कंसेंट लेना है। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि अगर इस कंपनी के टोटल 100 शेयर हैं और मान लो 20 ऑलरेडी हमारे पास थे, ये ऑलरेडी ओन्ड है, तो बाकी कितने बचे, 80। इस 80 में से 9/10, ये भी बात बोली उन्होंने, 9/10 इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स अदर देन द शेयर्स ऑलरेडी, बता रहा हूँ, अदर देन द शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय अस और आर नॉमिनी और आर सब्सिडरी। मतलब जिस कंपनी को मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ आपकी कंपनी को, उस कंपनी में ऑलरेडी हमारा कुछ स्टेक है, कितना स्टेक है, 20%। मतलब आपके टोटल कैपिटल का 20% हिस्सा तो हमारे पास ही है, तो आपसे और मांग कितना रहा हूं मैं, 80। समझ आए, तो ये 80% आप लोगों को आउटसाइडर्स, 20% तो मेरे पास ही है, तो खुद से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा क्या मर्जर अमालगमेशन के लिए। तो जो 9/10 इन वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, उसमें ये थोड़ी आएगा, ये तो मेरा ही है, खुद से कहाँ अप्रूवल मांगू। आप लोगों के पास कितने शेयर है, 80%। तो ये जो 80% शेयर है ना आप लोग जो होल्ड कर रहे हो, उसमें 9/10 इन वैल्यू ऑफ होल्डर्स अगर अग्री कर जाए तो स्कीम पास हो जाएगी। तो पूरे 100 पे 9/10 इन वैल्यू नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें तो 20% मेरे पास ही है। मेरे अलावा जिनके पास शेयर है, जिनसे अप्रूवल लेना जरूरी है, उनमें से 9/10 इन वैल्यू मतलब 90% वैल्यू होल्ड करने वाले शेयर होल्डर्स आप लोग अगर स्कीम को अप्रूवल दे दो तो हम मर्जर अमालगमेशन कर सकते हैं। ये स्टोरी है, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब ये 20% ना मेरे खुद के पास हो सकता है, मेरे किसी नॉमिनी के पास हो सकता है, मेरी किसी सब्सिडरी के पास हो सकता है, ऐसे बोला है, वो सब मेरा ही है। तो मैं खुद से थोड़ी ना अब मेरी सब्सिडरी को बोलो यार अप्रूवल दे दे, मर्जर करे कि नहीं करे, अरे आप ही मालिक को जो करना है, तो हम कौन होते बोलने वाले, ये तो वैसी बात हो गई ना। नॉमिनी तो मेरा ही नॉमिनी है, तो मैं ही होल्डर हुआ, और खुद के नाम से है तो भी सेम बात हो गई। तो जो होल्डिंग मेरे पास ऑलरेडी है उस पे 9/10 लगाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, उसमें तो 100% अप्रूवल आने वाला है। आउटसाइडर से पूछो ना बाकी लोग रेडी है कि नहीं, उनका कंसेंट मैटर करता है, मेरा कंसेंट तो मैटर ही नहीं करता, मैं तो खुद बायर हूँ, मेरा तो कंसेंट है, ठीक है। तो इनका 9/10 इन वैल्यू अप्रूवल लेना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनमें से 9/10 का अप्रूवल आ गया, बाकी के जो रिमेनिंग बचे वही तो है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, जो अग्री नहीं कर रहे। बात समझ आ रही है। अब है ना, आप सबका जो कंसेंट है ना, ये इनका 9/10 दिन वैल्यू वाला, ये कंसेंट 4 महीने में आ जाना चाहिए, ऐसा बोला था। तो जिस दिन मैंने आपको ऑफर किया, आपका 9/10 दिन वैल्यू का कंसेंट 4 महीने में आ जाना चाहिए, चलो आ गया, मतलब आप सब रेडी हो। बट कुछ लोग हैं बोलते नहीं, हम तो अभी भी नहीं मानेंगे।
तो अब मैं क्या करूंगा एज अ बायर कंपनी, मैं उन लोगों को ऑफर करूंगा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को मैं एक ऑफर करूंगा कि भाई ये शेयर्स नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आपके शेयर हमें दे दो और पैसे ले लो और जाओ। समझ आए? अब ये ऑफर जो है ना, मैं कितने टाइम में करूंगा? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स कब से? ये 4 मंथ्स खत्म होने के बाद 2 मंथ्स टाइमलाइन चल रहा है। तो पहले आपकी कंपनी को ऑफर किया, आप सबसे अप्रूवल लिया, आपका अप्रूवल 4 महीने में आ जाना चाहिए। आपका अप्रूवल आने के बाद फिर डिसेंटिंग वालों को पकड़ा कि भैया तुम लोग शेयर दे दो, पैसे लो और जाओ, ताकि हम लोग मर्जर अमालगमेशन कर ले। तो अगले 2 महीने में मैं डिसेंटिंग वालों को एक नोटिस भेजूंगा कि भाई मेरी इच्छा है आपके शेयर अक्वायर करने की, आप बता दो क्या करना है। यहाँ तक बात समझ आई? अब वो पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ लो। 2 मिनट में आता हूँ।
बोलो, पैराग्राफ पढ़ा है? ये 2 मंथ्स वाला एक डाउट आया, ऑनलाइन देख लेते हैं अपने। हाँ कुछ ही क्या बोला है पॉइंट, 2 मंथ्स वाली कंडीशन ना। 2 मंथ्स वाली कंडीशन में देखो ये बोला है कि जो ये 4 महीने का टाइम था उसमें ऐसा था कि बायर ने सेलर को ऑफर किया कि आपकी कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या मर्जर अमाल्गमेशन के लिए जा रहे हैं, तो आप अप्रूवल दे दो। तो आपके शेयर होल्डर्स का ये जो अप्रूवल है ये विद इन 4 मंथ्स आ जाना चाहिए। अब मेजोरिटी ने अप्रूवल दे दिया कि चलो अपने आगे बढ़ रहे हैं, मर्जर अमाल्गमेशन करेंगे। बट जो डिसेंटिंग वाले हैं जो नहीं मान रहे उनका क्या? तो अब आप सबसे कंफर्मेशन ले चुका हूँ, अब बचे वो डिसेंटिंग वाले 2-5% लोग। अब उनको ऑफर दूंगा कि भाई आप अपने शेयर मुझे बेच दो, कैश ले लो और जाओ, ताकि मैं बाकी सबको अपनी कंपनी के शेयर देके अपना मर्जर अमाल्गमेशन पूरा कर सकूं। तो उसके लिए कितना टाइम अलॉट किया गया? नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो टाइमलाइन ऐसा हो गया कि मेन कंपनी को जो ऑफर किया उनका अप्रूवल 4 महीने में आ जाना चाहिए। ये खत्म हुआ उसके बाद अगले 2 महीने में मैं टारगेट करूंगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को, और इनको पकड़ूंगा, इनके शेयर वापस लूंगा और इनको पैसा पे करके फ्री करूंगा। तो दैट इज द डेडलाइन। इस तरीके से टाइमलाइन यहाँ पे चल रहा है। अब देख लो, अभी भी कुछ क्वेरी है, नहीं समझ आया तो बताओ। और आप लोगों ने जो पढ़ा पैराग्राफ, अब इंटरप्रिटेशन क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म नंबर आ गया वापस से। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को जो हम ये 2 महीने के अंदर ये जो नोटिस भेजने वाले हैं ऑफर, उसका फॉर्म नंबर है CAA 14। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। चलो देखें, अब सेक्शन की लैंग्वेज। मीनिंग ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, ये आपको पता है, अभी बात कर ही रहे थे, ये मानते नहीं है, थोड़े जिद्दी है। ठीक है, तो वो तो सेम पॉइंट हो गया। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, इसमें वही स्टोरी है, टाइमिंग के साथ देख लेते हैं। द ट्रांसफरी कंपनी शल, ये नोटिस के बाद ना, नोटिस दे चुके हैं अपन, ये 2 महीने में जो नोटिस दिया ना, अपन ने उनको ऑफर कर दिया कि वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग योर स्टेक, सो आप अपने शेयर दे दो, पैसे लो और जाओ, ये अपने ऑफर तो भेज दिया। अब बोल रहे हैं आफ्टर द नोटिस अंडर सेक्शन 235 subsection 1, the transferee company shall, unless on an application made by the dissenting shareholders to the tribunal within 1 month from the date on which the notice was given, and the tribunal thinks fit to order otherwise, be entitled to and bound to acquire those shares on the terms on which, under the scheme, the shares of the approving shareholders to be transferred to the transferee company. अल्टीमेटली हो क्या रहा है? हमने नोटिस भेज दिया डिसेंटिंग वालों को कि भाई हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं। अब आगे क्या? डिसेंटिंग वाले तो जिद्दी है, क्या पता शेयर भी लेके बैठ जाए, पैसे भी ना एक्सेप्ट करे, अमालगमेशन के लिए ना माने। भाई सब कुछ तुम्हारी थोड़ी ना चलेगी। दो ऑप्शन दिए, या तो मेरी कंपनी के शेयर ले लो, मर्जर के लिए हाँ बोल दो, या फिर पैसे ले लो और जाओ। बात फंसा के रखोगे, टाइम वेस्ट करोगे, थोड़ी ना चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा बोल दिया कि नोटिस देने के बाद डिसेंटिंग वालों के पास दो ऑप्शन है, या तो अग्री कर लो, या अगर ऑब्जेक्शन है, जैसे वैल्यूएशन से ऑब्जेक्शन है या पैसे कम लग रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल में जाओ। लेकिन एक्शन तो करो। आप तो नोटिस लेके बैठ गए, जवाब ही नहीं दे रहे। मैं वेट कर रहा हूँ 4 महीने, तो पहले कंपनी ने टाइम लिया, 2 महीने में आपको नोटिस दिया, उसके बाद भी मैं बैठा हूँ, 6 महीने हो चुके हैं। तो मेरा प्रोसेस कब खत्म होगा? तो अगर डिसेंटिंग वाले ना ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं ना मुझे जवाब दे रहे हैं, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं अगले 1 महीने के अंदर अंदर, या 1 मंथ खत्म होते ही, जिस दिन आपको मैंने ऑफर किया था ना, ये 2 मंथ्स में आपको ऑफर कर दिया था, ऑफर करने के अगले 1 महीने के बाद मेरे पास ये राइट आएगा कि मैं आपके शेयर अब जबरदस्ती अक्वायर कर सकता हूँ। आप हाँ बोलो या ना बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको पूरा मौका दे दिया। आपको पहले ऑफर दिया, आप लोग माने नहीं, आपने अगेंस्ट में वोट किया। फिर आपको नोटिस भेजा कि भाई शेयर बेच दो, पैसे ले लो, आप जवाब नहीं दे रहे, तो मैं कब तक बैठा रहूंगा? जिस दिन मैंने आपको ये नोटिस दिया उसके 1 महीने तक मैं आपका वेट करूंगा। अगर 1 महीने में कोई बात आगे बढ़ती है या आप ट्रिब्यूनल में जाते हो, वहां बात होती है, तो वहां ठीक, मेरे से बात करते हो तो भी ठीक। बट कोई जवाब नहीं दोगे तो आफ्टर 1 मंथ मेरे पास ये राइट आ जाएगा कि मैं दी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस पे शेयर का एक्विजिशन शुरू कर सकता हूँ। अब आप बोलो नहीं नहीं हमने तो कोई जवाब दिया ही नहीं, मैं मत दो, आपका जवाब चाहिए नहीं, हो गया। आप हाँ बोलो ना बोलो, मैं लीस्ट कंसर्न हूँ, मैं शेयर लेके जा रहा हूँ और आपको पैसा आपका पहुंचा दूंगा। पैसा भी नहीं चाहिए तो मत लेके जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं पैसे भेज दूंगा। अब आपकी हाँ और ना से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिकॉज आप कुछ बोल नहीं रहे हो। अब ये समझ में आ रहा है कि आपको सिर्फ टांग अड़ा के रखनी है, काम होने नहीं देना है। तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी कंपनी वेट कर रही है, बायर सेलर दोनों, और आप 2-4% शेयर होल्डर जिनको कुछ करना ही नहीं है, उनकी वजह से पूरा प्रोसेस रुका हुआ है। तो एक पॉइंट के बाद उनकी नहीं सुनी जाएगी। वैसा देखो, फेयर चांस दे दिया ना, पहले मर्जर अमाल्गमेशन ऑफर किया, फिर पैसे ऑफर किए, फिर ट्रिब्यूनल में जाना है तो ऑब्जेक्शन रेज कर लो भाई, वो भी तो ऑफर किया, तो प्रॉब्लम है तो बोलो तो सही। लेकिन कुछ भी नहीं करोगे तो फिर कोई नहीं रुकेगा। तो एक पॉइंट के बाद ना एक्विजिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। और वो पॉइंट है क्या? 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। तो पहले 4 महीने में सबका अप्रूवल लिया, अगले 2 महीने में आपको नोटिस भेजा,
आपको नोटिस भेजने के बाद 1 महीना वेट किया, कोई जवाब नहीं आया, तो भाई हम शेयर एक्वायर करना शुरू कर रहे हैं, प्रोसीजर आगे बढ़ जाए। चलो, तो ये टाइम लिमिट हो गई। उसके बाद सबसेक्शन 3, प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स फ्रॉम डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। देखो वो क्रोनोलॉजिकली आगे चल रहा है, स्टार्टिंग का तो पूरा पॉइंट ही रिपीट है। इसमें बोल दिया कि अगर मैटर ट्रिब्यूनल के पास जाता है और ट्रिब्यूनल इस पे कोई एक्शन लेती है तो बात अलग है। ट्रिब्यूनल के पास मैटर नहीं जाता है, या ट्रिब्यूनल के पास जाता है और उनको लगता है कि नहीं नहीं अक्वायरर सही है और क्या करेगा भाई, पैसे लो और जाओ, तो वो लोग वैसा डिसीजन सुना सकते हैं। लैंग्वेज एक बार फिर भी देख लो वापस। वेयर नोटिस हैज बीन गिवन बाय द ट्रांसफरी कंपनी एंड द ट्रिब्यूनल हैज नॉट on an application made by the dissenting shareholder made an order to the contrary, the transferee company shall, on the expiry of 1 month from the date on which notice has been given, or if application to the tribunal by the dissenting shareholder is then pending, then after that application has been disposed of, send a copy of the notice to the transferor company together with an instrument of transfer to be executed on behalf of the shareholders by any person appointed by the transferor company and on its own behalf by the transferee company, and pay or transfer to the transferor company the amount or other consideration representing the price payable by the transferee company for the shares which by virtue of this section that the company is entitled to acquire, and the transferor company shall thereupon register the transferee company as the holder of those shares, and within 1 month of the date of such registration, inform the dissenting shareholders of the fact of such registration, and on receipt of the amount or other consideration representing the price payable। देखो इतने बड़े पैराग्राफ में ना पूरा ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, ये वो करके पूरा घुमा दिया। तो पहली बार कोई पढ़ेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुंच गया, जाना कहाँ है। पर है टॉपिक बहुत सिंपल, स्टोरी है जिसको कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाया है, बिकॉज एक्ट की लैंग्वेज में ऐसे ही लिखना पड़ता है। अब मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। हम लोग नोटिस लेके गए डिसेंटिंग वालों के पास कि भैया पैसे ले लो, शेयर वापस कर दो, गाड़ी आगे बढ़ने दो। अब इन्होंने क्या किया, ट्रिब्यूनल में चले गए, बोले हम तो कंप्लेंट करेंगे। ट्रिब्यूनल में गए, फेयर इनफ, आपका राइट है, लेकिन चलो एक्शन तो लिया। ट्रिब्यूनल ने मैटर सुना, ट्रिब्यूनल ने बोला कि नहीं आपके ऑब्जेक्शन में कोई दम नहीं है, स्कीम आगे बढ़ने दो। एक पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ट्रिब्यूनल बोले नहीं चेंजेस करने पड़ेंगे। ट्रिब्यूनल ने बोला कि पैसे बढ़ा दो, कम दे रहे हो, चलो ठीक है पैसे बढ़ा देंगे। अब आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो या तो आप ट्रिब्यूनल में गए नहीं और 1 महीना निकल गया, या तो आप ट्रिब्यूनल में गए और ट्रिब्यूनल ने आपके फेवर में डिसीजन नहीं दिया। अब आगे क्या, आगे तो मैं शेयर का एक्विजिशन शुरू कर दूंगा, वही बात यहाँ पे बोली है। अब जो शेयर को अक्वायर करने का प्रोसेस है वो कैसा है वो आप समझो। अब इसमें स्टोरी ऐसी है, सिंपल बात बता रहा हूँ, ये बहुत चीजें ऐसी है कि ऐसा ही होना चाहिए। एक यहाँ पे ना बायर कंपनी है, अब समझो पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है। एक बायर कंपनी जिसको अपने बोल रहे ट्रांसफरी कंपनी, एक है सेलर कंपनी जिसको अपन बोल रहे हैं ट्रांसफरर कंपनी, और एक है अपना डिसेंटिंग शेयर होल्डर, ये लिख देता हूँ। ये वो जो बात सुनते नहीं है। अब बात ये है कि बायर कंपनी ने इनको ऑफर किया था कि भाई तुम लोग अपने शेयर दे दो और पैसे ले जाओ। अब वो सब बात आगे बढ़ गई, इन्होंने जवाब दिया नहीं दिया, 1 महीना बीत गया। अब बायर कंपनी के पास राइट आ चुका है कि वो लोग इसके शेयर अक्वायर कर सकते हैं। अब जो एक्विजिशन होगा या जो पेमेंट होगा वो डायरेक्टली नहीं होगा, ये बात है यहाँ पे। ये जो बोला ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी जो बार बार लिख रहे हैं, वो सिंपली ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफरी कंपनी है ये पैसों की डील ट्रांसफरर कंपनी के साथ करेगी या उनके थ्रू करेगी। मतलब इन शॉर्ट सिंपल बात ये हो गई कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स तक पैसा पहुंचेगा कैसे, इसके थ्रू पहुंचेगा। मैं एज अ बायर कंपनी ना डायरेक्ट इनके साथ पैसों का डील नहीं करूंगा, क्योंकि ये वैसे ही सरफिर है। लास्ट में बोलेंगे हमारा पैसा नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इनके मुंह कौन लगेगा, वैसे टेढ़े लोग हैं, बात सुनते नहीं समझते नहीं। भाई पैसों की डील डायरेक्टली इनके साथ नहीं करनी, हमने तो इनके साथ डील की है ना। ये तो इनके कुछ लोग नहीं मान रहे तो हमें डायरेक्टली बात करनी पड़ रही है। अब जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तो ये लोग क्या करेंगे, इनको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई हम शेयर एक्विजिशन कर रहे हैं, ये लो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, और इनको बता देना कि हमने शेयर ले लिए, जो करना है कर लो। ये ऐसी बात हो गई। अच्छा, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या डॉक्यूमेंट है वो तो ले ही लो, पैसा भी ले लो, मनी। ये पैसे बायर कंपनी इनको देगी। कौन से पैसे, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स के पैसे। और ये इनको बोलेगी कि भाई पैसे आगे पहुंचा देना, हम तो इनसे डायरेक्टली पैसों को ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, कि कल को पैसों को लेकर फिर झगड़ा करेंगे, फिर कोर्ट में चले जाएंगे, बात अटका देंगे। इनके मुंह नहीं लगना। हमने इनको नोटिस फॉर्मेलिटी के लिए भेजा ताकि उनको क्लियर रहे कि हम इनके शेयर अक्वायर कर रहे हैं। अब अगर इनको शेयर देने नहीं देने, वी आर लीस्ट कंसर्न, तुम लोग भाई इनसे डायरेक्ट आके बात कर लेना। अब ऐसा होता है कि जो ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर ट्रांसफर बोल लो या एक्विजिशन कर लो, और जो पेमेंट करना है वो सब कुछ इन दोनों के बीच में होगा।
डिसेंटिंग के साथ डायरेक्ट नहीं। अब इसने इसको बता दिया कि मैं शेयर खरीद रहा हूँ, इसने इसको पैसे भी पहुंचा दिए, बात खत्म। अब ये क्या करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को इंटीमेशन देना या इन्फॉर्म करना कि भाई तेरे शेयर गए, इन्होंने ले लिए। बोले ऐसे कैसे, बोले ऐसे ही होगा, तुम जवाब नहीं दोगे वो लोग कितना बैठे रहेंगे। वो 1 महीने की टाइम लिमिट गई, ट्रिब्यूनल में बोलने का मौका गया, उसने नोटिस भेजा था ना आपको, बोले हाँ नोटिस तो आया था, बस टाइम खत्म। अब ये इन्फॉर्म करेगा अपने शेयर होल्डर्स को कि भाई आपके शेयर हमने इनको दे दिए, अब भूल जाओ। अच्छा फिर ये लोग बोले सर पैसे, बोले पैसे हमारे पास आ चुके हैं, आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये पार्टी अपने शेयर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी, और पेमेंट आया कहाँ से, बायर कंपनी से। बात समझ आई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के चक्कर में अक्वायरर कंपनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है, मजबूरी में नोटिस डायरेक्टली देना पड़ता है। लेकिन जब शेयर खरीदने की बारी आती है तो शेयर ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट, जिसको अपने ट्रांसफर डीड बोलते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है ये इसको सबमिट करेगी, पैसा भी इसको देगी। भाई तुम्हारे शेयर होल्डर है, तुम जानो, हमें शेयर मिल गए, हमने पैसा दे दिया, अब हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसी बात होगी। और ये जो इंफॉर्मेशन की बात हो रही है ना, ये सेलर कंपनी विल इन्फॉर्म टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अबाउट द ट्रांसफर, ये इन्फॉर्म करने के लिए इनके पास 1 महीने का टाइम होता है। जिस दिन इनके बीच में सब ट्रांजेक्शन हो गया, पैसे आ गए, डॉक्यूमेंट आ गए, उसके 1 महीने में ये लोग डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को बता देते हैं कि भाई आपके शेयर जा चुके हैं, आपका पैसा आ चुका है, अब पैसा ले जाना, सिंपल। अब आप आराम से सब सेक्शन 3 पूरा वापस से पढ़ो, टाइम लो, और देखो जो मैंने बोला उससे रिलेट हो रहा है क्या। अगर कंसेप्चुअली कोई कंफ्यूजन है तो फिर देख लेते हैं। बोलो, और स्टोरी समझ आ रही। ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफर ही कंपनी जितना घुमा रहे हैं, बार बार बायर सेलर की बात कर रहे हैं। सिंपली उन्होंने गोल गोल बातों में यही बोला है कि भाई देखो, बायर कंपनी ने नोटिस दे दिया है, नोटिस दिए हुए टाइम हो चुका है, अब इनके पास राइट आ चुका है कि ये शेयर सीधा उठा सकते हैं, अब इनकी हाँ ना से फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये लोग क्या करेंगे, शेयर उठाने का जो प्रोसीजर है और जो पैसे देने का प्रोसीजर है, वो इनके साथ नहीं करेंगे, वो करेंगे इनके साथ कि भाई तुम्हारे शेयर होल्डर है, मैं क्यों इनसे डायरेक्ट बात करूं। भाई ये काम करो, डॉक्यूमेंट पकड़ो, एप्लीकेशन कर दिया हमने तुमको, शेयर ट्रांसफर डीड दे दी कि ये शेयर हमारे हैं, इसका जो पैसा है वो भी तुमको दे दिया, आगे पे ऑफ कर देना। अब ये जाके इसको कुछ बोलेगा कि वो मेरे पैसे भाई तेरी कंपनी को दे दिए, वहीं से ले ले, रिप्लाई तो करता नहीं है, तो अब पैसों की बात आई तो आया सामने से, इनसे बात कर, मेरे से बात मत करना। अब कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ थोड़ी ना फ्रॉड करेगी, वो तो फिर उनको आपस में देखना है। तो ये जो है इसको पैसा आगे फॉरवर्ड कर देगा और इन्फॉर्म कर देगा कि आपके शेयर गए। अब लास्ट पॉइंट में वही बोला है कि जो पैसे बायर कंपनी ने सेलर कंपनी को दिए, जो इनके पैसे हैं, वो इसका मिसयूज नहीं कर सकते, इनको इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में इमीडिएटली ट्रांसफर करना पड़ेगा और इन फ्यूचर डिसबर्स करना पड़ेगा। डिसबर्स का मतलब पैसे पास ऑन करने पड़ेंगे। डिसबर्समेंट के लिए इनके पास जो डेडलाइन है वो है 60 डेज। मतलब जिस दिन इसने पैसा पहुंचा दिया और एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया, उसके 1 महीने में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके शेयर गए,
और टोटल 60 डेज में पैसा पहुंचा दिया जाए, तो 1 मंथ के बाद भी समझो 30 डेज ही बचे, वैसा हो गया। लास्ट पॉइंट में 60 डेज जो लिखा है ना, दैट इज द डेडलाइन ऑन द सेलर कंपनी टू ट्रांसफर द फंड्स टू द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स या डिसबर्स द फंड्स टू द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। ये है यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट। अब जाके आपका ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ 235। बोलो, कुछ कंफ्यूजन इसमें नहीं समझ आया तो बताओ। एक और स्कीम कंप्लीट, ठीक है, क्लियर है। तो इस चैप्टर में काफी सारा पार्ट अपन ने कवर अप कर लिया। 236, 237, 238 बाकी है। ये चैप्टर जो आपको पेजेस वाइज दिख रहा है, एक्चुअली दो चैप्टर है ये। एक ये रिस्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट है, और 241 से जो है ना, वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला पार्ट है। तो 230 से 240 एक पार्ट है, तो वो तो अपना अभी 2-3 पेज ज्यादा बाकी नहीं है। 236 बाकी है, 237 बाकी है, 238, 239, ये पेज नंबर 112, 13 तक जा रहा है। वहां से नया चैप्टर है एक्चुअली। तो पहले ना ओल्ड सिलेबस में इन्होंने दो पार्ट में दिया था, चैप्टर 12 आता था, 12A 12B। अब इसको चैप्टर 10 करके मर्ज कर दिया। तो एक्चुअली आप समझ लो 112 तक आधा चैप्टर या एक चैप्टर हो जाएगा। वहां से नया टॉपिक ही स्टार्ट होगा। 241 से जो सीरीज स्टार्ट होगी ना, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो उसको आप सेपरेटली ट्रीट करोगे तो आपको लगेगा कि दो चैप्टर है, पेजेस कम लगेंगे, तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो पहला टारगेट अपना 240 तक खत्म करना है। वहां से नई स्टोरी है पूरी, वो रूल ऑफ नॉन इंटरफियरेंस और जो टॉपिक है दैट इज ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, वो कनेक्टेड है लेकिन सेपरेट पार्ट है वैसे। बस, तो आज इतना रखते हैं, फिर ये रिमेनिंग सेक्शंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। कल ये सब टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ब्रेक ले लो आप, फिर स्टार्ट करेंगे FM।